मैं आपके ऊपर जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक चीज़ पाई कि आपने शायद शूट वगैरह भी किया था। कहीं ना कहीं सिस्टम को रिवैम्प करने की आवश्यकता है। हाँ, हाँ, और लगातार हो रहा है। आप देखेंगे गवर्नमेंट की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रही है। गुरु का महत्व क्या है और आपके लाइफ में कौन ऐसे गुरु रहे जिनका आप नाम ले सके, तो हो सकता है ये वीडियो के थ्रू उनके तक ये बातें पहुंच जाए। यार लेकिन इन लोग की लाइफ बहुत लग्जरियस होती होगी, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ जो है बहुत ही अलग लाइफ है और सुबह सुबह आना पड़ गया इनके शूट के लिए। तो वही अभी कॉल तो किए, अब हो सकता है मैं भी अभी रेडी हो गया हूँ, लेकिन बात करने में वाकई में मज़ा तो आने वाला है। फाइनली यार हम लोग आ गए हैं एसपी हाउस दुर्ग, जो है वहाँ के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर के यहाँ पे। और यार सच में बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ कि यहाँ का जो लाइफ है ना, लाइफ स्टाइल, जो सुबह आया हूँ मैं, मॉर्निंग का टाइम में साफ़ सफाई हो रहा है, आप देख सकते हो गार्डन वार्डन प्रॉपर यहाँ पे है और काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ है। और मे भी शायद मैंने उनका कल रिसर्च कर रहा था उनके ऊपर, तो मैं पाया कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी रहता है, लेकिन जो लाइफ मैं अभी देख पा रहा हूँ वो थोड़ा कुछ अलग दिखा रहा है। वैसे बातचीत में पता चलेगा कि और क्या क्या उनका लाइफ कैसे बीत रहा है, क्या क्या सीखने मिल रहा है, मुझे भी काफ़ी कुछ मिलेगा वैसे। मगर देख सकते हो आप, गार्डन देखो, यहाँ पे गार्डन देखो एक बार, हर चीज़ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। झूला है, ट्री हाउस वहाँ पे है किनारे में, है ना। और यहाँ पे वॉकिंग एक एरिया बना हुआ है प्रॉपर। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि पूरा एक ऐसा बोल सकते हैं ना, लाइफ स्टाइल, लाइफ सिस्टम दिया हुआ है इनको। काफ़ी कुछ है जानने को, चला जाओ। और भाई साहब, और ये झूला, शाम वाम को एकदम बैठते होंगे आराम से, थोड़ा अपन भी बैठ के देख लेते यार। देख रहा हो, मतलब लाइफ हो तो ऐसी हो। प्रेशर की बात अलग है, उनके ऊपर रहता होगा, बट देख रहा ना, झूलते ही प्रेशर गायब, ये वाला सीन है। काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग मेरे को इसलिए लगता है ना, क्योंकि आप ये जो कि एक फ़ोन लगाती बहुत सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं, है ना। लोगों का सपना होता है, आज उसी सपने को लेकर बात करेंगे और देखेंगे कि सर ने क्या क्या किया, क्योंकि उनके बारे में मुझे पता है, तो काफ़ी कुछ चला है सूत्रों के अनुसार। और सूत्र वो है जो google.com बाबा ने दिया है हमको, ठीक है, और उसके अलावा और कोई था भी नहीं। तो हम लोग ने कोशिश तो बड़ी अच्छी की है कि इनके बारे में जाने। और इनका ना इनके साथ बातचीत करने का कारण भी ये रहा कि थोड़े अलग है, लाइक एक्शन मैन वाला इनका जो है वो हमेशा सीन रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना एनर्जेटिक है, काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, तो ये सब चीज़ मैंने देखा है काफ़ी। और इनके वीडियोस वगैरह भी बीच में वायरल हुए थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो हम लोग ने कॉल किया था, बातचीत हुई है, तो मैं भी थोड़ी देर में हम बातचीत करेंगे। दूसरी बात, चलो इधर आ जाओ साथ में। ये देखो यहाँ पे फटाक से स्पॉटेड बॉडी वॉडी बनाने का भाई 3-3 किलोग्राम है। मैं 5 मारता था, समझ रहा हूँ, ये ना चलेगा थोड़ा बहुत। अच्छा, यहाँ पे कॉल वॉल करने के लिए भी रखा हुआ है, समझ रहा हूँ, मतलब यहीं पे चालू हो जाएगा। इतना तो समझ आ चुका है मेरे को, इतना सब देख के, कि लाइफ जो है ना, मेहनत भी ऐसी लगी होगी। अभी मेहनत के बारे में जानेंगे अपन, बात करेंगे जब। ऐसे तो मेरे को लगता नहीं ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि मेहनत तो की है यार सर। क्या फीलिंग है यार, ठीक है। एंड फाइनली ही इज़ कमिंग। वहाँ पे दिखा दो यार। वेलकम सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। और आशा करता हूँ कि हम लोग ने ना डिस्टर्ब नहीं किया होगा आपको। बिल्कुल नहीं। तो फाइनली सर अब वापस से मिलना हो रहा है। एक मीटिंग तो हमारी हो ही चुकी है, बिल्कुल। उसमें कुछ बातें छोटी मोटी हुई थी, मगर उस समय उतना समय नहीं मिल पाया था।
आज फाइनली ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं। अभी तो मैं घूम ही रहा था पूरा, देख रहा था क्या है कैसा है, अच्छा लगा। नेचर है, काफ़ी हरियाली है नेचर, और मेरे ख्याल से ऐसा भी लगता है ना, नेचर जो है वो हम भी नेचर से ही निकले हुए हैं, तो हमको ऐसा लगता है, मैं भी वीडियोस वगैरह जब बनाता हूँ तो ये बात मैं बिल्कुल रखता हूँ कि नेचर में हमको घुलना मिलना चाहिए। और मुझे ये देख के, इवन मैं फार्मिंग देख रहा था, मुझे लगा आपको बहुत ज़्यादा शौक है इस बिल्कुल फार्मिंग का। काफ़ी ऑर्चिड लगा रहे हैं, बहुत सारे प्लांट लगा रहे हैं, गुआवा का, जामुन का। हाँ। तो निश्चित रूप से ये भी हेरिटेज की तरह है। सबसे बड़ा पर्क ही यही है, इतना अच्छा बंगला जो है मिलता है। इसको देख के काफ़ी यंगस्टर्स भी इंस्पायर होते हैं फील्ड सर्विसेज में आने के लिए। मैं बेसिकली पूछूं कि जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ मिलने के बाद एक अंदर एक वाइब क्रिएट होता है अपने अंदर। एक देखो, मैंने एक ना वो पढ़ा हुआ था, एक बुक में जब पढ़ा था तो उसमें ना मेथड एक्टिंग के बारे में लिखा हुआ है। ये अनुपम खेर जी से मैं सुना था बीच में। उन्होंने कहा था कि कभी कभी क्या होती है, जब हम लाइफ हमको मिलती कोई भी एक लाइफ, तो एक इमेज क्रिएशन होता है सोसाइटी के लिए, हमारी इमेज बननी शुरू हो जाती है। तो जाने अनजाने में कभी कभी हमारे अंदर का ना वो बचपना भी खोने लगता है उस इमेज के चक्कर में। तो क्या लगता है आपको, ये आपके साथ हो रहा है या फिर ये लाइफ आपको कैसे लग रही है? मैंने आईपीएस ऑफिसर, एसपी के रूप में भी ये कोशिश की है कि जनता से दूरी ना बनाया जाए, उनसे हमेशा मिला जाए। मैं पुलिस लाइन में जाता हूँ तो पुलिस परिवार के जितने बच्चे हैं, जितनी महिलाएं हैं, उनसे मिलता हूँ। स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी टाइम जाता हूँ। एक गैप तो बन ही जाता है, आप चीफ गेस्ट रहते हैं, आप एक प्रोटोकॉल में रहते हैं, तो काफ़ी लोग आपसे मिल नहीं पाते हैं, काफ़ी लोग अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, आप उस तरह से घुल मिल नहीं सकते। लेकिन तब भी जितना नॉर्मल हो के बातचीत हो सके करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यदि हम सबकी सोसाइटी टाइम के साथ चेंज होती है, इवॉल्व होती है, उस इवोल्यूशन को समझने के लिए लगातार सोसाइटी के हर सेक्शन से संवाद करने से, बच्चे से लेके बूढ़े तक, उससे एक अपना भी डेवलपमेंट होता है, अपना भी एनरिचमेंट होता है, और हम पर्सपेक्टिव सबका समझ पाते हैं। और वो हर प्रोफेशन में काम आता है। आप किसी भी प्रोफेशन में रहें, यदि आप लोगों को समझ सकते हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर है, यदि उसको हम समझ पाते हैं तो हम उसको काफ़ी अपने डिसीजन मेकिंग में काफ़ी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि जैसे मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ ना, तो उसमें ऐसा भी बताया जाता है कि किताब से ज़्यादा अगर सीखना है तो हम लोगों से सीख सकते हैं। किताबें भी लोगों से ही, के विचारों से ही बनी है, इंस्पायर होकर बनी है। हर लाइफ में हर सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंस है, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, कॉमर्स हो। हर चीज़ का जो मूल मंत्र है वो ऑब्जर्वेशन ही है। कोई भी डिस्कवरी हुई हो, कोई भी रिसर्च हुआ हो, कुछ भी नया हुआ हो, तो उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ऑब्जर्व लोगों के एक्शन को, लोगों के बातों को, लोगों के रवैये को, तो उससे आदमी बहुत एनरिच होता है। और जितना हम ऑब्जर्व करते हैं उतना हम दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझ पाते हैं और एम्पैथाइज भी कर पाते हैं, हम सॉल्यूशंस भी ढूंढ पाते हैं। तो निश्चित रूप से संवाद तो बहुत ज़रूरी है। तो सर मैं शुरुआत से जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहा 2-3 दिन जब मैंने रिसर्च किया आपके ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। आप आई थिंक 2013 में आप फील्ड में आए, और उससे पहले MBBS और उसकी तैयारी, मतलब आप उसी फील्ड में थे, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते थे। तो बचपना कहाँ से रहा, वो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि बचपन कहाँ बीता आपका, और ये थॉट कैसे आया कि हम मेडिकल लाइन में जाएंगे, या फिर अचानक टर्निंग पॉइंट आ गया। तो ये थोड़ा सा एक्साइटेड लगा, क्योंकि ना मेडिकल से अचानक इसमें कूद जाना, तो ये सारी बातें कहाँ से हुई, कैसे हुई? मेरे पापा UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में होने के कारण आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के साथ हमारा इंटरेक्शन रहा। पापा, मैंने केंद्रीय विद्यालय में ही अपनी पढ़ाई की। तो और करीब 6 जगह से मैंने 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई हुई। अच्छा। मैं रामगढ़ झारखंड में रहा, 1 से लेकर 2 तक किया। उसके बाद सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ 2 साल रहा। उसके बाद पुणे में पापा की पोस्टिंग रही, वहाँ 1 साल रहा। उसके बाद दिल्ली 3 साल रहा, और फिर फाइनली गोवा 2 साल रहा। तो अलग अलग, तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का एक अपना फ़ायदा रहा कि वहाँ पे हर धर्म, जाति, देश भर के लोग थे। तो एक नेशनल इंटीग्रेशन और एक फ्लेक्सिबिलिटी पर्सनालिटी का पार्ट बन गया। कभी भी पोस्टिंग आती थी पापा की, कभी 1.5 साल में, कभी 2 साल में, कभी मिड सेशन में, नए स्कूल में जाना, नए दोस्त बनाना, वहाँ पे फिर सेटल होना, अचानक कभी भी फिर पोस्टिंग आ जाना, तो फिर नए स्कूल में जाना। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग फिर डर उसी टाइम ख़त्म हो गया। उसका फ़ायदा यहाँ भी मिल रहा है, कभी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग आ सकता है, जहाँ आए वहाँ जाने के लिए तैयार रहता है आदमी। तो आदमी मेंटली आदमी जो है स्टेबल रहता है। फिर दूसरी बात क्या है, जब आप केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल में रहते हो जहाँ हर धर्म जाति के लोग हैं,
तो एक आप हर जाति हर धर्म को इक्वालिटी से ट्रीट करने वाली जो फीलिंग रहती है Correct. वो भी पब्लिक सर्विस में बहुत काम आता है। नहीं तो लोग काफ़ी अपने प्रेजुडिसेस काफ़ी अपने स्टीरियोटाइप जो है वो अपने एक्शन में जो है उसको लाते हैं, तो उसका एक फ़ायदा रहा। तो क्योंकि रामगढ़ सिलीगुड़ी में आर्मी के साथ थे, गोवा में पापा की पोस्टिंग नेवी के साथ था, और जब इलाहाबाद में पापा की पोस्टिंग थी तो एयरफोर्स के साथ थे। तो इसके कारण फ़ायदा क्या हुआ कि तीनों सर्विसेज के साथ काम करने का मौका मिला। वहाँ के बच्चे अभी काफ़ी फ्रेंड्स मेरे हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी में। तो मैंने भी एनडीए दिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन तभी मेरा मेडिकल में भी सिलेक्शन हो गया। मिडिल क्लास में 90s में पेरेंट्स के शुरू से रहता था इंजीनियरिंग मेडिकल आदमी सुनता रहता है, तो उस तरफ पापा इंजीनियर थे तो उनका मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो फिर मैंने मेडिकल में गोवा मेडिकल कॉलेज से 2005 में MBBS किया, और फिर एम्स न्यू दिल्ली जो मेडिकल का सबसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने MD साइकेट्री 2006-2009। ओके, साइकेट्री में क्यों? एक्चुअली मैं भी बैचलर इन साइकोलॉजी हूँ और मुझे काफ़ी ना फैसिनेटिंग लगता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि ह्यूमन माइंड्स को हम जानते हैं ना, तो बिहेवियर हमको पता चलता है और हम जल्दी ना रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं। ये तो काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात ना मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे बचपन आपका बीता आप बताए, तो ना हमारे अंदर ना कुछ अच्छी भी चीज़ें होती है, कुछ बुरी भी चीज़ें होती है। ऐसा कोई आपको पल याद है जिसमें आपको डांट पड़ी हो बहुत ज़्यादा पापा से, या फिर स्कूल में कुछ ऐसा कुछ सीन क्रिएट हुआ हो? क्योंकि घर में शुरू से टेस्ट हाफ ईयरली सबके नंबर जो हैं वो घर में देखे जाते थे, काफ़ी डांट पड़ती थी नंबर कम आए तो। अच्छा। तो जब आंसर शीट मिला तो मैं स्कूल में ही डेस्क के नीचे ही रख के आता था, घर में घर वालों को पता ना चले। अच्छा अच्छा। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट में था, उसी स्कूल में मेरे भाई बहन दोनों सेकंड शिफ्ट में थे। तो वो लोग गए तो मेरी क्लास में घुसे तो देखे मेरे डेस्क के नीचे काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेके आए, घर में दिखाए, मुझे पता नहीं था। अचानक उन्होंने बताया कि दिखाया तो मेरी हवाइयाँ उड़ गई। अच्छा। तो हमेशा डर रहता है, मतलब आप कितनी भी पढ़ाई करो, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन हमेशा उससे ज़्यादा रहते हैं। पेरेंट्स हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा आइडियल हो, हर फील्ड में अच्छा करे। दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से कमज़ोर था मैं। अच्छा। तो एनुअल डे में जब एक बार स्किट हो रहा था तो उसमें मेरा रोल था, तो मैं रोल में थोड़ा अलग बोल दिया। अच्छा। उसके कारण आगे 2-3 बच्चों का स्किप ही हो गया। तो सभी बहुत गुस्से में थे स्किट के बाद। तो मेरा क्या एक्सटेम्पोर टाइप का है, तो जो मैं चीज़ों को याद करके नहीं बोलता हूँ, थोड़ा मन से ही बोलता हूँ, तो उसके कारण बाकी लोगों का नुकसान हो गया। तो ये रहता है। बाकी गाना वाना मैं उतना अच्छा नहीं गा पाता हूँ, गाना डांस तो वो हमेशा लगता था अरे बच्चे स्टेज पे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एनुअल डे में अपने को बैठ के देखना ही पड़ता था हमेशा। लेकिन ये भी टाइम के साथ मैंने सीखा कि हर आदमी को हर विधा नहीं आ सकती। आदमी को कोशिश करनी चाहिए। बाकी जो चीज़ आदमी को अच्छी तरह आए उसमें आदमी को पूरी एक्सेल करने की कोशिश करनी चाहिए। और हर कला बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके लिए बहुत मेहनत लगता है। कुछ लोगों को देख के लगता है कि डांस आसान है, म्यूजिक आसान है, पेंटिंग आसान है। हर चीज़ में एक्सेल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और बहुत फाइन इंट्रिकेसीज है। हम किसी भी चीज़ में घुसेंगे तो हर फील्ड एक महासागर की तरह है उसमें, और हर व्यक्ति की जो है समाज में आवश्यकता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना कि बहुत लोग से मैंने सुना भी है, हर इंसान को अपना काम बुरा लगता है, दूसरों का अच्छा लगता है, और जब वो उस तरीके में जाके देखते हैं, उस पार जाके देखते हैं, तो पता चलता है ये भी वैसा ही है जैसा वो था। तो इसको मैं ऐसे भी देखते हैं ना कि सभी जो काम है उसका एक अलग रिस्पेक्ट है, और अगर अपने तरीके से अच्छे से किया जाए, मोहब्बत से किया जाए, तो मेरे ख्याल से अच्छा किया जा सकता है बिल्कुल उस फील्ड में। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला सिंगिंग में ये हुआ, तो ऐसा कुछ हुआ था कि मेरे साथ जैसे हुआ है बचपन में कि हमको पहले क्या है डांस सीखना पड़ा। ऐसा तो किसी को आता नहीं, सीखना पड़ा। तो एक बचपन की मेरे को बात याद है कि मैं डांस कर रहा हूँ, मेरे पीछे मैं कुछ अलग स्टेप कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ही कुछ अलग किनारे में होके कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? हुआ हमारे साथ। मैं तो हमारे पुलिस ट्रेनिंग में हमारा परेड होता है, ड्रिल होता है। हाँ। तो मेरा थोड़ा हैंड आई कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं है, तो ड्रिल मेरा कभी ठीक नहीं होता था। अच्छा। तो उस्ताद बड़े परेशान होते थे, अरे डॉक्टर साहब आप कोशिश ही नहीं करते। वो बाकी लोग ड्रिल करके चले जाते थे, 2-3 घंटे मुझे एक्स्ट्रा ड्रिल करना पड़ता था। तो होता है, मतलब बहुत चीज़ें हैं कि कुदरती भी है, भगवान का दिया हुआ भी है, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आदमी को। लेकिन ये है कि हमेशा हिम्मत मैंने हमेशा रखा कि कहीं भी हुआ पुलिस की ट्रेनिंग अच्छी तरह पूरा किया है, काफ़ी चीज़ें सीखी। तो मैंने हमेशा दी हम उस्ताद को, टीचर्स को रेस्पेक्ट करें। हाँ। और उनकी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करें, तो वो हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं, और आदमी सीख ही लेता है एंड में।
करेक्ट करेक्ट। और ये जो मैं जैसे आपका जो टर्निंग फेज रहा, जैसे बोलते हैं ना कि एक होता है बचपना और एक होता है थोड़ा सा मैच्योर होने लग गया अब इंसान, तो वो कब हुआ जब बोलते हैं ना सीरियसनेस आ गई, नहीं यार अब तो मेरे को करना पड़ेगा? जब मैं मेडिकल में मैंने एम्स से एमडी कर रहा था, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, तो एमबीबीएस में ज़्यादा थियोरेटिकल पढ़ाई होती है, किताबों में पढ़ते हैं हम जाके, मरीज बस डॉक्टर ट्रीट कर रहा होता है, हम केवल देखते हैं। देखना अलग चीज़ होता है, जिम्मेदारी जब आती है। जब मैं एमडी में आया तो बचकानेपन में हम लोग लेट जाते थे, कभी राउंड लिए निकल गए, जल्दीबाजी में राउंड ले लिए। जब एक दो बार हुआ कि हमने देखा कि जल्दबाजी करने के चक्कर में मरीज की हालत बहुत ख़राब हो गई। अच्छा अच्छा। और उसमें जब कंसल्टेंट ने आके बताया कि देखो तुम लेट हुए तो तुमने ठीक से नहीं देखा, तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। तब जाके समझ में आया कि जिम्मेदारी जब है तो आदमी को उसको निर्वहन करना है, क्योंकि हमारी गलती के कारण लोगों की जानें जा सकती हैं, लोगों की जान बचाई जा सकती है। हमारे बचकानेपन के कारण किसी की जान जाती है तो उनके रिश्तेदारों पर क्या बीतती होगी। इतनी दूर से लोग लेके आते हैं, एडमिट कराते हैं। तो निश्चित रूप से एम्स की जो ट्रेनिंग है और उसके बाद दिल्ली के जो बाकी हॉस्पिटल से मैंने काम किया, 2-3 साल जीबी पंत हॉस्पिटल, इभा, दिल्ली के सारे सफदरजंग जितने बड़े अस्पताल थे उसमें काम किया। निश्चित रूप से वहाँ जो काम करने वाले कंसल्टेंट्स हैं उनकी डेडिकेशन को देखा तो उनसे काफ़ी कुछ इम्बाइब किया कि स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई अलग होती है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो काफ़ी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर होती हैं। काफ़ी ज़्यादा ना सवाल उठता है फॉर्मल एजुकेशन को लेकर के, सेल्फ एजुकेशन को लेकर के। ये हमेशा से ना एक मुठभेड़ है। मैं अभी भी आप यूट्यूब में सर्च कर लो तो सबसे ज़्यादा रैंकिंग में यही है कि फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है या फिर सेल्फ एजुकेशन। बहुत लोग बोलते हैं कि हमको जो पढ़ाया जाता है साइन थीटा कॉस थीटा हम तो यूज़ कर नहीं रहे, और वो पढ़ा के ऐसी की तैसी करा डाला है हमारे माइंड की। तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये आपका क्या इसमें राय है कि फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है या सेल्फ एजुकेशन ही ज़रूरी है? नहीं, फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि कारण है कि जब कोरोना आया तो बहुत लोगों ने बोला कि अब तो ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गया है, कोरोना ख़त्म होगा तो सारे स्कूल्स बंद हो जाएंगे। हाँ। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कोरोना के बाद कितने सारे भी जोमेटो जैसे ऐप्स आ गए, होटल्स बंद नहीं हुए, कितने भी वेब सीरीज़ आ गई, थिएटर्स बंद नहीं हुए, कितना भी ऑनलाइन एजुकेशन आ जाए, सेल्फ एजुकेशन आ जाए, कभी भी फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म नहीं हो सकता। उसका कारण है आप इतिहास में हज़ारों साल पहले से जाके देखेंगे तो गुरु, शिक्षक, और वहाँ भी गुरुकुल हुआ करते थे। दुनिया भर में जितनी सभ्यताएं हैं आप कहीं भी देखिएगा तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको फॉर्मल एजुकेशन का कुछ ना कुछ एविडेंस मिलेगा। उसका कारण ये है कि वहाँ पर केवल नॉलेज के साथ साथ सोशलाइजेशन भी होता है। आदमी पीयर लर्निंग होता है, लोग साथ में बैठते हैं, लोग जो है लोगों का डिस्कवरी लर्निंग भी होती है। साथ में इसने एक चीज़ बोला, उसने दूसरा चीज़ बोला, आदमी एक दूसरे से कम्पीट भी करता है, आदमी दोस्ती करता है, आदमी वैल्यू सिस्टम होता है। वैल्यू एजुकेशन घर बैठ के नहीं हो सकता। वैल्यू एजुकेशन जो है वो स्कूल कॉलेज में, स्कूल में लोग जाते हैं, टीचर को रेस्पेक्ट करना है, गंदा नहीं फैलाना है, हमें कुछ साथ बैठ के ग्रुप स्पोर्ट्स खेलते हैं, ग्रुप स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसमें कैसे हर आदमी कोऑर्डिनेट करके टीम को जिताता है, तो कैसे बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, छोटा बच्चा क्लास में होता है, फिर बड़ा होता है, एक डिसिप्लिनिंग उसके अंदर आती है कि टाइम पे उसको स्कूल पहुंचना है, टाइम में वो चीज़ कंप्लीट करना है, उसको रेगुलर एग्ज़ाम्स देने हैं। सेल्फ एजुकेशन में वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और दूसरा मॉरल एजुकेशन, वैल्यूज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब 5 से 15 साल के बीच में ही होती है। वो उम्र निकल जाएगी तो उसके बाद डिस्टॉर्शंस बहुत सारे आएंगे। यदि आदमी अकेला थकेला पड़ा रहेगा तो उसमें नशे की तरफ प्रवृत्ति बहुत, लोनलीनेस रहेगा उसके अंदर। वो लोनलीनेस को पूरा करने के लिए वो वर्चुअल वर्ल्ड में जाएगा, मतलब वो सोशल मीडिया में फ्रेंड्स बनाएगा, वर्चुअल वर्ल्ड में फ्रेंड्स बनाएगा। लेकिन रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत अंतर है। रिलेशनशिप्स जो हैं, इमोशंस जो हैं, वो रियल वर्ल्ड में ही बनते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन को तो ख़त्म किया ही नहीं जा सकता। दुनिया भर में ऐसा एक भी देश नहीं है जहाँ पे स्कूल्स नहीं है। लेकिन एक और बात मेरे मन में चलती है और मैं काफ़ी सुना भी हूँ इस बारे में कि पहले हमारे ज़माने में, मतलब हमारा जो इंडिया है, काफ़ी ज़्यादा इसको बोला गया है कि गुरुओं का देश रहा है हमेशा से। यहाँ ज्ञान की जो है ना समुद्र बहती है। तो मैं ये देखा हूँ कि गुरुकुल पहले था और बाद में ये स्कूल आया, स्कूल को बाद में डेवलप किया गया। तो गुरुकुल में ज़्यादातर मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज थे। अभी जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड नॉलेज हो गया है 12वीं तक के लिए। और मैं जहाँ तक
अगर मैं टू बी ऑनेस्ट होके बताऊं तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि थ्योरी को बहुत ज़्यादा ये दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है, प्रैक्टिकल में उतना। इवन मैं, आप मानेंगे नहीं कि मैं नाम तो नहीं लूँगा स्कूल का, बट मैं जिस स्कूल में था, अच्छा नामी स्कूल है वो भी, लेकिन वहाँ पे ना गेम्स में उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। वहाँ पे ओनली मतलब वो बोलते हैं ना कि रटाया जा रहा है कि बस मगअप किया गया और ख़त्म किया गया। तो इस पे आप क्या कहोगे कि गुरुकुल सही था, क्या था, और अभी को लेकर के क्या आपका? क्या है कि इंडिया में पेरेंट्स भी, बच्चे तो कॉम्पिटिटिव ही हैं दुनिया भर में, इंडिया में पेरेंट्स भी बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। बच्चों के नंबर आपस में कंपेयर करते हैं। लोगों को लगता है, लोग पेरेंट्स बच्चों के करियर के लिए बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव और चिंतित रहते हैं। नंबरों से बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है। एग्ज़ाम्स, क्योंकि 1 से लेके 10 तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो होते नहीं है, केवल थियोरेटिकल एग्जाम्स होते हैं। तो टीचर्स भी थियोरी की तैयारी कराते हैं, बच्चे भी थियोरी की तैयारी करते हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम को रिवैम्प करने की आवश्यकता है, और लगातार हो रहा है। आप देखेंगे गवर्नमेंट को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रही है, अभी 72 की देखें, फिर 84 की देखें, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। हम प्रोग्रेसिव आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अब होमवर्क देना काफ़ी स्कूल से बंद हो गया है। बच्चों को पहले डांटते थे, डपटते थे, मारते पीटते थे, वो करीब ख़त्म हो गया है। बच्चों को जो है काफ़ी सारे पीरियड्स बाहर, क्लास के बाहर घूमने, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन आपकी बात सही है, अभी भी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल एजुकेशन है क्या कि प्रैक्टिकल एजुकेशन 11th 12th से तो काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं, लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि कुछ क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बच्चे कुछ नया बनाएं अपने आप। मतलब बच्चों को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए, 1 घंटा 2 घंटा के लिए, वो खुद चीज़ें अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए, या इतिहास को यूज़ करते हुए, भूगोल को यूज़ करते हुए कुछ नया मॉडल्स बनाएं, कुछ क्रिएटिव करें। उसको बढ़ाने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। कहीं ना कहीं क्वालिटी टीचर्स की भी आवश्यकता है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी टेस्ट इसीलिए डाले हैं, टेट है, हर जगह है, जिससे कि क्वालिटी टीचर्स हमारे पास आएँ। क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स का, टीचर्स की ट्रेनिंग। और मुझे ना इस पे एक और गैप नज़र आता है कि आप देखोगे हर चौराहे पे अभी स्कूल खुलते जा रहा है। मतलब इतना स्कूल हो गया है कि अब जैसे पहले क्या था ना, कॉलेज और स्कूल के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी कि अब मेरा बच्चा यहाँ पे हो जाए एडमिशन। अब ऐसा हो गया कि अब हमारे मोहल्ले में खुल गया स्कूल, तो ये वाला भी हो गया। और उस चक्कर में मैंने ये भी देखा है कि जो बेरोज़गार हैं, जो जिनको रोज़गार नहीं मिल पाया है, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि उनका माइंडसेट उतना क्लियर नहीं हो पाया है और वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो इसका भी इफेक्ट मेरे ख्याल से नहीं। देखिए, एजुकेशन में तो स्कूल्स खुलना, कॉलेज खुलना ये अच्छी बात है। दुनिया में वही कंट्री डेवलप्ड कंट्री बन पाया है जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा लोगों को मिला है। जब आज़ादी के टाइम हमारी लिटरेसी रेट जो है करीब 15% थी, अभी बढ़ के 65% पे पहुँच गई है। ज़रूरी है कि हम 100% तक लेके जाएँ, क्योंकि एजुकेशन से केवल जॉब्स मिलना एक चीज़ नहीं, एजुकेशन से आदमी अपने राइट्स के बारे में जानता है। एजुकेशन के बारे में आदमी को ओरिएंटेशन बनता है, देश दुनिया में क्या चल रहा है। उसके कारण वो आदमी उस एजुकेशन से रिलेटेड जॉब ना भी ढूंढ पाए, उसके पास इतना स्किल हो जाएगा कि कोई ना कोई जॉब वो कर पाएगा, जिससे कि खुद का और परिवार को वो आगे बढ़ा सके। तो जहाँ तक ज़रूरी है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाएं। स्कूल्स, कॉलेजेस तो आवश्यकता है। अरे इंजीनियरिंग कॉलेज ज़्यादा खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज। जितना हेल्थ मैन पावर बढ़ेगा, जितना एजुकेशनल मैन पावर बढ़ेगा, उतना देश को फ़ायदा है। हाँ, निश्चित रूप से ये बात। और आज के दिन में ग्लोबल इकॉनमी है, किसी के पास यदि नॉलेज रहेगा तो वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो प्राइवेट नहीं मिलेगा तो वो दुनिया भर में अपनी डंका बजा सकता है। तो निश्चित रूप से ये है कि एजुकेशन को एक इंडस्ट्री नहीं बनाना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब केवल स्कूल खोल दिया गया, बिजनेस मॉडल के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। उसमें टीचर्स की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए, एजुकेशन की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए। तो जितने कॉलेजेस खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, प्रोफेशनल कॉलेजेस खुलेंगे, उतना नहीं मुझे भरोसा है कि देश के डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलेगा।
जैसे सर मैं ये देख पाता हूँ कि जो आर्मी से बैकग्राउंड से रहते हैं या फिर पुलिस बैकग्राउंड से हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। इवन मैं बचपन भी वहीं से गुजरा है नाना जी के यहाँ जो आर्मी में थे पहले। तो कुछ सीखे ना सीखे लेकिन डिसिप्लिन बहुत जल्दी सीख जाते हैं। डिसिप्लिन तो बहुत इम्पोर्टेंट है और सीख भी जाते हैं। बस आर्मी और पुलिस को यही है कि आर्मी में क्या है कि डेली का एक रूटीन फिक्स्ड है। आपको इतने घंटे दौड़ना है, इतने घंटे बैठना है। डाइट वहाँ की बिल्कुल फिक्स्ड है, एक बहुत ही रेगुलेटेड लाइफ है। तो वहाँ पे फिजिकल फिटनेस आपको 95% लोगों में मिलेगा। 2-3% अपवाद ही होंगे जिनकी फिटनेस नहीं होगी। पुलिस में क्या है, क्योंकि हमारा वर्क काफ़ी इरेगुलर है, इमरजेंसी कभी भी आ जाती है। और क्या है, काफ़ी टाइम हम घर में खा भी नहीं पाते, कहीं बाहर हुए वहीं पे ड्यूटी अचानक आ गई, ड्यूटी आ गई। अब वहाँ पे तुरंत आपको खाने को मिलेगा तो काफ़ी फ्राइड फूड आता है, काफ़ी चीज़ें हेल्दी हर जगह तो हेल्दी हर जगह मिलता नहीं है। और फोर्स की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि आप अपने लिए अलग से कुछ नहीं मंगवा सकते। मतलब सबको खिलाना है, सबके साथ खाना है, एकजुटता के साथ रहना है। तो इसीलिए एक फिटनेस एक इशू रहता है और काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। यदि आप स्ट्रेस लेवल्स देखेंगे तो पुलिस सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब्स में से एक है। उसका कारण ये है कि कोई छुट्टी नहीं होती साल भर में, लगातार हम जॉब में लगातार काम में रहते हैं, मेंटली कुछ ना कुछ चलता रहता है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती पुलिस में, ग्रे में होता है। दो पक्ष आए, आपस में मारपीट किए, दोनों के साथ, दोनों के अपने पक्ष हैं, ए भी अपनी बात बताएगा, बी भी अपनी बात बताएगा। और अपन एक मतलब एक साइड होके भी वो नहीं कर सकते, एक साइड होके नहीं कर सकते। तो फिर परिवार परेशान रहता है। आप बच्चों के पीटीएम में नहीं जा पाओगे, आप बच्चों के कभी एनुअल डे है तो उसी दिन टाइम नहीं मिलेगा, कोई वीआईपी विजिट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो घर वाले भी कभी कभी थोड़ा परेशान रहते हैं। तो इस कारण क्या है कि आपको रेगुलर टाइम नहीं मिल पाता। तो कारण क्या है कि हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि जब टाइम मिला तभी हम थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए। इसलिए आप देख सकते हैं बंगला में मैंने अपना एक रनिंग ट्रैक सा बनाया है। ये इसमें लाइट्स है, दिन रात जब टाइम मिले थोड़ा घूम लिए, थोड़ा टहल लिए। नहीं, ये तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना मैंने देखा है कि अक्सर जो आर्मी वाले हो गए या पुलिस वाले हो गए, इनका जो अच्छे ग्रेड में है वो नेचर से काफ़ी ज़्यादा घुलते मिलते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि नेचर जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है आधा तो उनके जो हेल्थ का राज जो है वो नेचर भी है। अरे आप इतना हरियाली में आप रहेंगे तो आपके दिमाग में वैसे एक शांति की फीलिंग आएगी आपको। जो है एक अच्छे इमोशंस, न्यूरोट्रांसमीटर जो पॉजिटिव होते हैं वो निकलेंगे। और आपको एक ये भी बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। यदि आप देखेंगे कि हरियाली में यदि आप घूम रहे हैं तो, और आप एक कंक्रीट के जंगल में घूम रहे हैं, दोनों में एक हरियाली का एक अलग ही फ़र्क है। फ़र्क है। आप यदि पौधों को देखेंगे, पक्षियों को देखेंगे तो एक अलग दोस्ती, एक अलग स्ट्रेस बस्टर। प्योर ऑक्सीजन भी यहाँ पे, प्योर ऑक्सीजन भी है। और आप घूमते हैं, देखते हैं, बच्चों की तरह हो जाते हैं पौधे भी आपके लिए। आप देखते हैं ये पौधा बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, सही बात, चहचहा रहे हैं। शहर के अंदर इतनी ग्रीनरी मिलना ये भी अपने आप में एक फॉर्चुनेट बातें हैं। सही बात है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से थे और काफ़ी, मेरे को नहीं लगता मेडिकल वाले आईपीएस या फिर ऐसे इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना पसंद करते हैं। आपका आने का क्या रीज़न रहा, क्या वो पर्सनल रीज़न रहा और कैसे आपका ये टर्निंग पॉइंट आया? बिहार में के रहने वाले हैं हम लोग। बिहार में वैसे भी आईएएस आईपीएस बनने का शुरू से ही लोगों में एक वो चाहत रहती है। पापा के अंदर ऑफिसर बनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का अलग एक क्रेज रहता है। जब मैं मेडिकल में था तो अब वहाँ पे मरीजों को देखना और देखने के बाद फिर वो चले गए अपने सोसाइटी में, दवाई खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं कुछ पता नहीं चलता था। मेरा डी एडिक्शन सेंटर में भी 6 महीने पोस्टिंग थी एम्स के। तो मैंने देखा कि बीमारी जो है वो केवल दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। बीमारी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर, फैमिलियल फैक्टर, जब तक उनको मेंटल हेल्थ भी बहुत मैटर करता है। और यदि हम दिल्ली में रहते हैं, बड़ी जगह पे रहते हैं, तो देश दुनिया में क्या चल रहा है समाज से हम जुड़ नहीं पाते हैं। यदि हम जिला लेवल पे जाते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो हम हज़ारों लाखों लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं यदि हम कोई डिसीजन लेते हैं तो। अभी डॉक्टर में भी आप करते हैं, लेकिन डेली आप 30-40 मरीज देखते हो, तो मैक्सिमम आप 30 लोगों की ज़िंदगी, वो भी 30 लोग हैं, आपने दवाई लिखा, वो खाएंगे नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे, अब वो पता भी नहीं है कि वो खा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर यदि आप डिसीजन लेते हो तो बहुत लोगों को फ़र्क पड़ सकता है और आप मोटिवेट कर सकते हो हज़ारों लोगों को। अभी मैं स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, महिलाओं से मिलता हूँ,
तो काफ़ी फ़र्क पड़। अभी जैसे नशा है, इतनी बड़ी तकलीफ़ है, यदि इसमें हम कुछ डिसीजन लेते हैं तो हज़ारों लोग जो नशे की गिरफ्त में चले जाएंगे वो बच सकते हैं। यदि हम ट्रैफिक पे कुछ काम करते हैं तो जो सैकड़ों लोग जो मरते हैं हर साल, वो बच सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के, सामान्य लोगों को जीवन को टच करता है। यदि हम अच्छे प्रशासन में अच्छे स्कूल्स बना पाएँ, अच्छे हॉस्पिटल्स बना पाएँ, सरकार की पब्लिक मनी को अच्छी तरह यूज़ कर पाएँ, तो लाखों लोग जो उन एवेन्यूज़ को नहीं मिलता उनको मिल सकता है। इसलिए मैं जब भी जाता हूँ अंदर, लोग मुझे कुछ प्रशासनिक अमले की भी कुछ चीज़ें बताते हैं तो वो भी मैं सुनता हूँ, आता हूँ, फिर कलेक्टर साहब को बताता हूँ। जितने विभाग हैं 18-20 विभाग, सभी के अधिकारियों से मेरी दोस्ती है। कोई भी चीज़ हुआ उन्हीं को फ़ोन करके बता दिया, यार ऐसा हो रहा है, देख लेना आप लोग। तो निश्चित रूप से जनता से जुड़ने से मैंने अपना पर्सनल नंबर जो है व्हाट्सएप पे वाला नंबर पब्लिक कर दिया है। अरे बाप रे। तो वीडियो, अब इससे कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर यदि आप पर्सनल नंबर अपना सबको दीजिएगा तो दिन भर फ़ोन करके आपको परेशान कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को तभी कॉल करते हैं जब बहुत परेशान होते हैं, नहीं तो लोग कोई परेशान करना नहीं चाहता। बाकी व्हाट्सएप लोग काफ़ी करते हैं, तो डेली व्हाट्सएप करते हैं, तो मैं उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जिसका रिलेटेड है उसको भेज देता हूँ। तो कहीं ना कहीं से संवाद भी काफ़ी जुड़ा है। तो सोशल मीडिया का भी हम पॉजिटिव यूज़ करें। और डॉक्टर तो मैं हूँ ही हूँ। जब मैं दंतेवाड़ा में था तो 200 से ज़्यादा मेडिकल कैंप मैंने लगाए, कई लाखों ट्राइबल्स को, जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आता वहाँ पे ट्रीटमेंट। बड़ी जगह पे तो ऐसे ही डॉक्टर्स की संख्या काफ़ी है, लोग पे करते हैं डॉक्टर्स को। सही बात है, सही बात है। हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में जाके यदि मैंने लाखों लोगों को देखा है तो निश्चित रूप से जो डिग्री मुझे शासन से, जो मुझे सरकार से मिली, क्योंकि टैक्स फंडेड मनी से ही मैंने MBBS और MD किया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और MD किया। तो अभी भी मैं डेली करीब 8-10 मरीज आते हैं मेरे पास, इनको फ्री देखता हूँ। बहुत बढ़िया। तो जो स्किल आदमी कभी भी गेन करता है तो हमेशा काम आता है। और क्योंकि मैंने साइकेट्री में किया है तो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ह्यूमन बिहेवियर, बाकी चीज़ें, तो हमेशा काम आता है। नेगोशिएशन स्किल्स हुआ, स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ, आपका लोगों से एम्पैथाइज करना हुआ, लोगों की समस्याएं सुनना हुआ पेशेंटली, तो सॉफ्ट स्किल भी काफ़ी काम आता है। ये तो जैसे हम, ये तो आप जैसे बताया, तो ये तो सर्विस के उसमें हो गया। मैं ये जानना चाहूँगा, आपका जैसे पर्सनल वो होता है ना कि एक फैसिनेशन होता है कि यार ऐसी भी लाइफ होगी, तो ऐसा कुछ था आपके मन में? नहीं, पुलिस का तो हमेशा तो पापा को, कि मैंने आर्मी एयरफोर्स को, हमेशा वर्दी वाले सारे दोस्त मेरे काफ़ी एयरफोर्स नेवी में हैं, तो हमेशा था कि एक वर्दी एक अलग अपने आप को एक आइडेंटिटी देती है कि आप पहनते हो, अच्छा लगता है। आप छोटे छोटे, आप देखिएगा कि छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा कोई टॉय बिकता है तो वो बंदूक ही बिकती है। किसी दुकान में देखे सब बच्चे आपको बंदूक में, होली में भी देखिएगा तो रंग भी आदमी जो है बंदूक से मारना चाहता है, पिचकारी भी उसमें मारना चाहता है। तो बंदूक का एक अपना एक ये रहता है। ये वाली फीलिंग ना मैं भी ले चुका हूँ। अक्सर जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आते थे हमारे स्कूल में, तो हम बहुत नीट एंड क्लीन होके नीचे बकायदा वाइट, अच्छा वो वाइट शू ऐसा बचा के चलते थे ना पब्लिक में भी, कि कोई खून ना दे उसको अगर कोई दबा दिया पैर से तो फिर तो हो गया। तो वो एक फीलिंग तो है, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन फील होता होगा आपको अपने वर्दी से। बिल्कुल। जब मैं, याद है मुझे, जब मैं KG में था तो फैशन शो था, तो सब बच्चे, कोई इंदिरा गांधी बन के गया, कोई ज्ञानी जैल सिंह, मैं तो ज्ञानी जैल सिंह का बॉडीगार्ड बन के गया। अच्छा। तो मेरे पापा थोड़ा नाराज भी हुए, कह रहे यार तुम बॉडीगार्ड बन गए तुम, लेकिन तुम नेता बन जाते उससे अच्छा। अच्छा। लेकिन वर्दी का एक अलग एक क्रेज रहता है, और सोसाइटी में एक आइडेंटिटी रहती है। आप कहीं भी देखिए 10 आदमी यदि रहेंगे तो कोई यदि वर्दी में दिखेगा तो लोग अलग, उसको एक रेस्पेक्ट रहता है, एक अपना एक आइडेंटिटी रहता है। और हर पुलिस अधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि जो वर्दी की जो उसको आइडेंटिटी मिली है उसकी वो इज्जत करे, अपने हरकतों से, अपने एक्शन से उस वर्दी को जो है प्राउड करे, ऐसी कोई भी हरकत प्रभावित ना होने दे। तो सर स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहता है यूथ में, और अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ में मैच भी हुआ है। लास्ट टाइम जो मैच हुआ था, भारत इंडिया की टीम आई हुई थी और विराट कोहली वगैरह आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी था रायपुर में उस दिन। तो मैं एक भैया जी ने स्टेटस भी डाला हुआ था, मेरे कुछ है कज़िन लोग, उन्होंने व्हाट्सएप डाला था कि आज रायपुर जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज स्टेडियम इतना भीड़ है कि रायपुर में ट्रैफिक दिखेगा। तो वो इस टाइप का क्रेज़ है लोगों में। आपका क्या फेवरेट स्पोर्ट्स रहा है अभी तक? क्रिकेट। इंडिया में तो क्रिकेट तो गेम ही है, मतलब ऐसा है कि पढ़ाई का एक सब्जेक्ट बता सकते हैं क्रिकेट को। क्रिकेट एक लाइफ है इंडिया में, और फुटबॉल देखना ही पसंद है। क्रिकेट सबसे पसंद है। याद है स्कूल में हम लोग खेलते थे, कभी
स्टंप नहीं है तो दीवार कोई में ही लाइन खींच के खींच विकेट दी। बना दिए, बैट नहीं है तो लकड़ी का फट्टा है उसी से खेलना शुरू कर दिए, हाँ। जो मिला लोग उसी से खेलते थे। तो क्रिकेट हमेशा पसंद रहा है, देखना उतना अच्छा खेल नहीं पाता हूँ मैं, हाँ लेकिन देखना पसंद है। मतलब सारे मैचेज, एक टाइम था कि फेवरेट प्लेयर कौन है फिर? पहले सचिन तेंदुलकर थे, जब हमारे टाइम के तो वही थे। हाँ। अब आप देख, अब विराट कोहली और बाकी लोग आ गए हैं। तो आपको इसमें जैसे क्रिकेट में ना क्या होता है, हम लोग जैसे खेलते हैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि बैटिंग करना है मेरे को, बॉलिंग करना है मेरे को, तो आपको क्या रहा है वो? हमारे टाइम तो ऐसा था कि बैटिंग करके लोग भाग जाते थे। अच्छा। बॉलिंग वाले बेचारे, पहले लड़ाई यही होती थी कि बैटिंग कौन टॉस जीता और बैटिंग हाँ। करनी है। हाँ। तो लेकिन हाँ, समय के साथ मालूम चला कि बैटिंग बॉलिंग सबका इम्पोर्टेंस है। हाँ। स्पोर्ट्स में हर एक प्लेयर का इम्पोर्टेंस है। देखना बहुत, मुझे याद है 99 में +2 किया था मैंने, उसी साल वर्ल्ड कप था। तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मई में ही, उसी टाइम वर्ल्ड कप था। तो उसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट पे भी बड़ा फर्क पड़ा। हाँ। लेकिन ये जुनून रहता है उस टाइम, वो ठीक, जुनून। मेरा बेटा ही है, वो मैच आता है, वो हाईलाइट भी 3-4 बार देखता है वो। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि हम स्कूल में बातें करते हैं, बच्चे सारे बातें करते हैं, तो उसके कारण अपने आप इंडिया में कोई ना भी चाहे, ऐसा एक आदमी नहीं होगा जिसको क्रिकेट के बारे में बिल्कुल ही ज्ञान ना हो। हर आदमी क्रिकेट को थोड़ा बहुत जान ही जाता है। वो मुझे लगता है आसपास का इफेक्ट भी है, लेकिन और बहुत ज़्यादा क्रेज रहा है, मतलब हमारे इंडिया में खासकर देखा और मुझे गया। लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जब 90s में आप देखिए तो उस टाइम ज़्यादा स्टेडियम नहीं थे, और गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। अभी अब तो छत्तीसगढ़ आपको भी जगह जगह आप देखिएगा, आपको स्टेडियम मिलेंगे, आपको खेल काफ़ी बच्चे खेलते हुए मिलेंगे। अब वीकेंड्स पे तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अभी तो गली क्रिकेट चालू हो गया, अब तो गली क्रिकेट स्टार्ट हो गया, और धीरे-धीरे। जब से IPL आया उसके बाद हर जगह प्रीमियर लीग बन गए हैं। भिलाई प्रीमियर लीग, छत्तीसगढ़ में भी, प्रीमियर हाँ। लीग, छत्तीसगढ़। हाँ। तो उसके कारण भी स्पोर्ट्स को काफ़ी जो है वो मिला है। चलिए थोड़ा उधर चलते हैं और बैट बॉल ला ली यार। बिल्कुल, रोड पे ही खेल सकते हैं वहाँ। रोड पे ही खेलते हैं रोड पे खेलने का अलग मजा है। बैटिंग। हमारे यूथ के लिए आप अगर बता सके। फिटनेस दोनों तरह के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ। एक तो फिटनेस से क्या है, आदमी मेंटली फिट रहता है। हाँ। दूसरा, फिटनेस बीमारियां रहती हैं तो आदमी जो है उतने घंटे काम नहीं कर पाता है। और आज के टाइम में क्या है, मॉर्बिडिटी बहुत हो जाती है। आप तुरंत हमेशा पूरे टाइम हॉस्पिटल जा रहे हो, परेशान रह रहे हो, तो काम में आपका मन भी नहीं लगता। फिटनेस से लॉन्गेविटी भी बढ़ती है, क्वालिटी लाइफ बढ़ती है। और जो आदमी फिट रहता है वो एनर्जेटिक भी रहता है। और जो आदमी अनफिट है वो खुद भी परेशान रहता है, दूसरों को भी परेशान करता है। मैं वही जानना चाहूँगा, क्या होता है ना कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जा रहे हैं कि खेल भी नहीं रहे हैं। हमारा तो ऐसा रहता है कि हम संडे टाइम निकाल लेते हैं। आप कब टाइम निकालते हो? आप कब टाइम निकाल पाते हो स्पोर्ट्स के लिए? मैं लेकर मेरा बेटा है, वो बेटा खेलता है तो उसी के साथ बैठ के मैं भी खेल लेता हूँ कभी कभी। अच्छा। बाकी क्योंकि हमारे पुलिस लाइन में हम लोग खेलते हैं, पुलिस लाइन में पुलिस वाले कबड्डी खेलते हैं। वॉलीबॉल बहुत कॉमन है फोर्सेज में। हाँ। वॉलीबॉल सबसे कॉमन गेम है। मैंने देखा हुआ है, डुअल्स वगैरह भी वॉलीबॉल में चलते हैं मेरे ख्याल। हाँ, वॉलीबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ और फुटबॉल हुआ, ये तीन बहुत ही कॉमनली। तो ये सब जो गेम है ये किस तरीके से मदद करते हैं? जैसे क्रिकेट हो गया है, फुटबॉल में अपना एक अलग वो है। तो अब मैं जब वही जानना चाहूँगा, कई लोग क्या बोलते हैं ना, क्रिकेट में यार खड़े रहते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो खड़े ऐसे टाइम हो जाता है। कई लोग को तो बैटिंग बॉलिंग ही नहीं मिली, ऐसा हो गया है क्या कि कोई भी टीम गेम है, हाँ। वो आपको लाइफ के बारे में सिखाता है कि लाइफ में अप डाउन आता है। कभी आप कितना भी अच्छा प्लेयर हो, कभी जल्दी भी आउट हो सकता है, कभी लंबा भी खेल सकता है। गेम में आप अच्छा खेलते रहते हो, अचानक विकेट्स गिर जाते हैं, गेम हाथ से निकल जाता है, तो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। हाँ। दूसरा बात क्या है कि स्पोर्ट्स ये सिखाता है कि एक आदमी से अकेले कुछ नहीं होता। यदि 10 अच्छे प्लेयर भी एक टीम में आ जाए, यदि उनके बीच में फ्रीक्वेंसी अच्छी ना हो, ट्यूनिंग अच्छी ना हो, एक होकर नहीं खेलेंगे तो वो टीम हार जाएगी। और दूसरी टीम में 10 एवरेज प्लेयर भी हों, लेकिन वो मिल के खेलेंगे, स्ट्रैटेजी के साथ खेलेंगे, तो जीतना वो भारी पड़ेंगे। सही बात। तो यदि आप किसी भी स्पोर्ट्स में स्ट्रैटेजी ना बनाओ और केवल अपने ऊपर खेलने की कोशिश करो, तो टीम गेम में आप कभी अच्छा नहीं कर सकते। कभी भी एक अकेले आगे नहीं बढ़ा जाता। फिर आप ये भी सीखते हो टीम गेम्स में कि हम कितने भी अच्छे प्लेयर हों, यदि कोच हो सकता है खेलने में हमसे कमज़ोर हो, लेकिन कोचिंग बहुत, मतलब वो कोच का, मैनेजर का, जो स्पोर्ट्स, जो मेडिकल स्टाफ है, हाँ। सबका अपना रोल है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि जैसे कि थिएटर मूवी है,
हमें केवल एक्टर दिखते हैं। हाँ, पीछे जितने लोग हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, फोटोग्राफर, उनका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये मैं हमेशा कवर करता हूँ जब भी मैं स्टेज वगैरह फंक्शंस प्रोग्राम्स वगैरह करता हूँ, तो मेरा हमेशा से रहा है कि मैं कवर करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम गाने तो सुन रहे हैं, हमें राइटर का नाम नहीं पता। जैसे अभी तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आने के बाद ही पता चला ना मनोज मुंतशिर जी कौन है। बिल्कुल, वो आए तो पता चला अच्छा ये इन्होंने लिखा है, KGF के कुछ डायलॉग्स आप हैं। देखिए न्यूज़ जो रीडर होते हैं, हम केवल न्यूज़ रीडर को देखते हैं। हाँ, उसके पीछे कितने लोग हैं, उन्होंने न्यूज़ कलेक्ट किया है, उन्होंने रिसोर्सेज, उन्होंने कैमरा लगाया है, उन्होंने जो है साउंड इफेक्ट्स देख रहे हैं, उसको रिले कर रहे हैं। तो वैसे ही स्पोर्ट्स में आप करते हैं तो आप उन चीज़ों को सीखते हैं कि, और कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए आप अपने मेन काम से दूर हो जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स क्या है, पूरे आदमी खेलता है तो पूरा मन केवल स्पोर्ट्स में लग जाता है। स्पोर्ट्स इट्स काइंड ऑफ मेडिटेशन है कि आप दुनिया से अलग होके आप अपने आप को उसमें लग गए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। तो सर काफ़ी कुछ तो जानने मिल गया मेरे को स्पोर्ट्स के बारे में, और मुझे लगता भी है कि स्पोर्ट्स की ज़रूरत है लोगों को आज। और IT फॉर्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 10 तो सारी चीज़ें चल रही, दिमाग इतना भर जाता है कि स्पोर्ट ना हो ना तो शायद आदमी जो है चैन से जी ना सके, और इसी वजह से दवाइयाँ भी बढ़ रही है। और ये भी मेरा बचपन का सपना रहा था, तो आज तो मतलब हालांकि हम थोड़ा सा हमारा जो है वो चैनल चेंज हो गया कि हम दूसरे उसमें चले गए, और मुझे लगता है कि मैं इसी के लिए बना भी था, क्योंकि मैं बचपन से ऐसा स्टेज में रहा, तो बातचीत वाला मामला रहा है मेरा, कैमरे के सामने रहना ज़्यादा पसंद रहा है। लेकिन एक होता है ना कि बचपन में मम्मी पापा दिखाते हैं मेरा बेटा IAS बनेगा, तो नहीं बन पाए वो अलग बात है, मगर आपके साथ मिल के ऐसा फील आ रहा है कि नहीं कुछ तो मतलब जानने मिल रहा है, सीखने मिल रहा है, वो वाली फीलिंग मैं ले पा रहा हूँ। तो सर आगे की बात आपके साथ मैं करूँगा ब्रेकफास्ट के बाद, तो ब्रेकफास्ट आप कर लीजिए। शायद हम लोग ने कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया आपका, आप ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर अपन मिलते हैं, तब तक मैं थोड़ा बिल्कुल चक्कर वाले, काफ़ी अच्छा बंगला है। बिल्कुल। ओके, ड्रेस में एक अलग ही वाइब है जो मैं फील कर पा रहा हूँ। वही तो को बताया था, एक आइडेंटिटी, एक कॉन्फिडेंस, ये अपने आप में ये बोल सकते हैं अपने आप में ना एक रिस्पेक्ट है। बिल्कुल सर, अभी अब फाइनली आप ड्रेस में हो तो ऐसे लग रहा है कि अभी तक ऐसे ना कॉमन लग रहा था हर चीज़ कि चलो ठीक है, अपने ही जैसे कुछ है तो अपन बात कर रहे हैं और एकदम नॉर्मल चल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अब ना अपने आप जैसे ड्रेस देख के ना रिस्पेक्ट आने लग गया है। तो ये अभी कैसा फील कर रहा हो जैसे ये ड्रेस को लेकर के? दुनिया भर में ऐसी कोई पुलिस नहीं है जिसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म सर्विसेज कहते हैं। जैसे एक डिसिप्लिन आता है, जनता और पुलिस के बीच में एक रेस्पेक्ट आता है। आपका हर वर्दी में हर रैंक के अलग अलग सिंबल्स रहते हैं, कोई कहीं भी देखे तो पहचान पाए ये किस रैंक का अधिकारी है। और कोई हमारी दूसरे स्टेट से भी जाते हैं तो हमारे रैंक देख के लोग समझ जाते हैं कि SP साहब हैं, ये है। तो निश्चित रूप से एक वर्दी एक बहुत कॉन्फिडेंस देता है, एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी देता है कि ये वर्दी जो है इससे हमें, जैसे दुर्ग जिले में 17-18 लाख की आबादी है, इतने लोगों को जो है कानून व्यवस्था बरकरार रखना, उनका जो है उनकी जो संपत्ति है, उनकी जान है, उसकी रक्षा करना, वो स्वच्छंद होकर घूम सकें, क्योंकि कानून व्यवस्था किसी भी राज्य या देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि यदि सुरक्षा रहेगी तभी वो आदमी व्यवसाय कर पाएगा, तो कोई भी आके लूटपाट कर लेगा। कानून व्यवस्था रहेगी तभी कोई आदमी चेक देगा तो वो ऑनर होगा दूसरा आदमी, वरना कोई बैंक से पैसा निकालेगा दूसरा आदमी लेके भाग जाएगा। सही बात तो कोई आदमी काम ही नहीं, असुरक्षा दिमाग में रहेगी तो वो आदमी काम ही नहीं कर पाएगा। मतलब एक हिसाब से देखे तो कानून को लेकर एक इंसानों में भरोसा है, हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें पब्लिक पे एक भरोसा बैठता है। दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा कि एक मन में ना मेरा सवाल आता है बार बार, वो ये रहता है कि ना थोड़ा सा पॉलिटिक्स वाला मुद्दा है कि क्या होता है जब कोई सत्ते पे है तो ऐसा कोई एक सिचुएशन आता है, मैं ये जानता तो नहीं हूँ बट वही जानना चाहता हूँ, क्यूरियस हूँ उसको जानने के लिए कि ऐसा कोई सिचुएशन बनता है कि आपको प्रोटोकॉल जो आपको मिल रहा है या फिर एक पॉलिटिक्स जो लोग होते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं, सत्ते पे रहने के बावजूद उनके अगेंस्ट भी जाना पड़ता है कभी कभी, ऐसा कुछ? अगेंस्ट की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि यदि सत्ता के, अब जनता जो है नेताओं को वोट देती है, नेतागणों को वोट देती है, तो किसी भी के कोई मान लीजिए अपराध करता है और उसको हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं,
तो उनके घर वाले तो हमेशा उनको बचाने की कोशिश हाँ, करेंगे। सही बात। वो निश्चित रूप से किसी नेतागण को जानते हैं, उनके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कई बार फ़ोन भी आता है। लेकिन ये मेरा हमेशा मानना है कि यदि जघन्य अपराध के लिए कभी भी कोई भी नेता बचाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि जघन्य अपराध के लिए सभी, जैसे मर्डर है, बलात्कार है, रॉबरी है, लूट है, सभी लोग बोलते हैं इन पे कार्रवाई करें। लेकिन जो ग्रे एरियाज हैं, जैसे आपस में दो पक्ष का लड़ाई हुआ, कभी कोई बिना हेलमेट के पकड़ा गया, कभी कोई ट्रैफिक वायलेशन है, या फिर किसी का गन लाइसेंस है जल्दी बनाना है, कोई चीज़ फैसिलिटेट करना है, किसी का वो बाहर जाना है, पासपोर्ट जल्दी बनवाना है, जनरली छोटी मोटी चीज़ों के लिए फ़ोन आता है। नहीं तो जनरली नेतागण भी सपोर्टिव रहते हैं, उन्हें भी मालूम है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, तभी वो भी स्वच्छंद होकर कामकाज कर पाएंगे। मतलब कोऑपरेट करके चलते हैं। बिल्कुल। और जो भी है, अगर वो सत्य में भी है तो उस बात को समझते हैं कि ये करना जरूरी है। और कानून से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। कानून तो जो है तो उस पर कार्रवाई होगी। जुडिशरी है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, हम लोग हैं, सबके अपने अपने लिमिटेशंस हैं, अपने अपने पावर्स हैं। अच्छा, ऐसा कोई लॉ बना है जिसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं, जो ऑलरेडी पॉलिटिशियन जो सत्ते पे है, बैठा है, अगर कुछ उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है और आपको लगता है कि इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा कुछ? निश्चित रूप से सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। कोई नेतागण भी हैं, काफ़ी आपने सुना होगा, काफ़ी मुख्यमंत्री, काफ़ी मंत्रीगण भी जेल गए हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, काफ़ी पुलिस अधिकारी भी जेल गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी जेल गए। कानून सबके लिए बराबर है। जो भी आईपीसी स्पेशल एक्ट के अंदर अपराध होते हैं कायम, उसकी जांच की जाती है। उसमें जो भी लोग उसके ये में आते हैं उन सब पे, मतलब किसी पे मतभेद नहीं रखा जाता और सबके लिए बराबर ही किया जाता है। बिल्कुल, मतलब कानून सबके लिए बराबर है और कानून फॉलो भी उसी ट्रू स्पिरिट में किया जाता है। अक्सर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब मैं पब्लिक एरियाज में घूमता रहा हूँ, तो जैसे कुछ मुठभेड़ हो गया और जैसे किसी की पहचान आपसे है या किसी ऐसे पर्सन से जो ऑलरेडी अच्छे पावर पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो उनका हमेशा से एक रहता है कि मुठभेड़ हुआ और उसके बाद तुरंत मैं इसको बुला दूंगा, मैं उसको बुला दूंगा। तो ये मैं कभी कभी देखता हूँ, जैसे अक्सर मैं ना ये ज़्यादातर कहाँ पे देखता हूँ, जब हम बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो कॉल पे बात करा के वो छूटने वाला सीन रहता है। खासकर अभी छत्तीसगढ़ में हूँ, तो मैं बाहर तो उतना तो नहीं घुमा हूँ, बट छत्तीसगढ़ में ये चीज़ मैंने देखा है। इस पर क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से अभी भी क्या ट्रैफिक को लेके बहुत पुअर लेवल ऑफ अवेयरनेस है। लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो सुरक्षा के नियम है, वो सीट बेल्ट हो या हेलमेट हो, उनकी सुरक्षा के लिए। लोग इससे खुश होते हैं कि हमारी जान पहचान है, तुम्हारा चालान नहीं कटेगा, हम फ़ोन करके निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा कानून तो ऊपर भगवान का कानून है। सही बात है। जब वो बार बार इस कानून नीचे जो बने हुए कानून का उल्लंघन करेंगे, तो कभी ना कभी उनका डंडा चलेगा, तो उसी का नुकसान होगा। तो हम लगातार अवेयरनेस फैला रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस फैल भी रहा है। जब मैं आया तो हेलमेट पहनने वालों की संख्या 10% से कम थी। अभी हमने कुछ दिन पहले सर्वे कराया तो 30% पे आया। बहुत बढ़िया। तो निश्चित रूप से हमारी एक SOP के थ्रू लगातार कार्रवाई करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। तो धीरे बिहेवियर चेंज में समय लगता है, बिहेवियर चेंज एक दिन में नहीं आता। लेकिन निश्चित रूप से इसीलिए हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। हम किसी को बिना हेलमेट के देखते हैं तो उसको हम फेसबुक लाइव पे और बाकी जगह उसको बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाकी लोग हैं उनको भी देख के, एक दुर्ग भिलाई में था, यंगस्टर की संख्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी स्कूल्स कॉलेजेस हैं। तो लोगों में एक स्टाइल का एक है कि बाकी लोग उसी को अप्रिशिएट भी करते हैं। ऐसा एक कल्चर था। मेरे बंगले के सामने मैंने देखा 3-4 दिन पहले एक बर्थडे था, बच्चे का बर्थडे बना के बाइक पे खड़ा होके डांस करते हुए वो बाइक चला रहे थे। पीछे बंदा एक दूसरे बाइक में उसका रील बना रहा था। जब मैंने उसको रोक के पकड़ा, मैंने कहा क्या करोगे इसका, तो कहीं फिर उसको इंस्टाग्राम पे लगाते, लोग सब देखते। तो कहीं ना कहीं लोगों को हॉट ड्यूड ऐसा लगता है, इन चीज़ों से हम बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम इसको वापस फेसबुक पे दिखा के और जनता में जाके चीज़ों को दिखाते हैं, चलान काटते हैं, तो अब उनके अंदर वो कॉलेजेस में भी वो कंपटीशन कम हुआ है। अब लोग एक दूसरे को डिप्लोर करना शुरू किए, नहीं ये तो गलत चीज़ है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। यदि हर आदमी खुद रूल्स को फॉलो करे और जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको रोके टोके, तो निश्चित रूप से वो एक सोशल प्रेशर बहुत ज़रूरी है। आदमी, हम सोशल एनिमल हैं। जब तक सोसाइटी और कम्युनिटी अपना प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगी, तब तक ये बिहेवियर चेंज जो है समय लगेगा होने। सही बात। मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि अभी गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस वाला ना, ये बहुत माहौल चलता है।
लड़ाइयाँ टाइप की होती है, डिबेट हो जाता है कभी कभी। तो मैंने नोटिस किया, न्यूज़ में भी हो, चाहे आप यूट्यूब में देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, अक्सर ही होता है कि कहाँ आप गवर्नमेंट जॉब बचे हैं। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जो है वो ज़बरदस्ती लगे भी पड़े होते हैं कई बार, और उस वजह से उनकी ज़िंदगी के कुछ समय जो असली पल है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पल है, वो निकल जाते हैं। इस पे आपका क्या कहना है कि क्या करना क्या चाहिए? यदि आदमी किसी चीज़ के लिए एस्पायर कर रहा है तो कुछ वर्ष देने में गड़बड़ नहीं है, वो तैयारी करना चाहिए। तैयारी में विफल होने से आदमी को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तैयारी के प्रोसेस में जो बहुत नॉलेज आदमी को गेन होता है वो भी कहीं ना कहीं काम आता है। लेकिन केवल गवर्नमेंट जॉब पे ही आश्रित रहने से किसी देश का विकास नहीं हो सकता। आप में हमें एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए। यदि आपके पास स्किल है तो आप देश में क्या दुनिया भर में कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। आज के दिन में लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारे नए एवेन्यूज खुले हैं। आप कुछ नया एवेन्यू अपने लिए भी खोल सकते हो, क्योंकि कोई भी नए फील्ड में कोई आदमी पहला आता है तो वो काफ़ी आगे जाता है। तो आप देश दुनिया में देख सकते हैं और क्या क्या नए इनोवेटिव फील्ड्स हैं। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, आज जो टेक्नोलॉजी है वो कल नहीं आ जाएगी, तो आदमी को अपडेट करते रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम कुछ नया करते रहें, आज के टाइम में कहीं भी पहले हम एक कैपिटल स्टार्ट करने के लिए कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस मिलना बहुत मुश्किल था। आज के टाइम में लोन्स बहुत आसान है, आपको बैंक से लोन्स मिल जाते हैं, नॉन कमर्शियल बैंक हैं, आपको इक्विटी के फॉर्म में मिल जाता है, डेट के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में, डिबेंचर्स में। तो क्या है कि फंड रेजिंग भी एक आर्ट है और फंड रेजिंग काफ़ी आसान हुआ है पहले से। तो यदि हम अच्छा एक इनोवेटिव प्लान बनाएं, उसको एग्जीक्यूट करें, उसका पायलट प्रोजेक्ट करें, तो हर आदमी के पास अपॉर्चुनिटी है। और युवाओं में है सब पेशेंस होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम स्टार्ट करते ही अचानक ग्रो कर जाएं। कोई भी यदि शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, पेशेंस नहीं। किसी बिजनेस में एक टाइम लगता है जब रिटर्न आना शुरू होता है, तो उस टाइम को, वेटिंग टाइम में पेशेंटली रखना होता है अपने आप को। मेंटर्स की आवश्यकता है, जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं उनसे मिलने की ज़रूरत है। सही बात है। अपने एल्यूमनाइज को जानने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं यदि व्यक्ति मेहनत से काम करता है तो आज के दिन में जॉब्स की कहीं कमी नहीं है। एम्प्लॉयबल लोगों की कमी है, एम्प्लॉयर्स की कोई कमी नहीं है। ठीक। तो सर यहाँ तक तो बातें समझ आई बहुत अलग तरीके से। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि ना मेंटोर को लेकर के ना बहुत सारी बातें होती है। आज भी मैं नोटिस करता हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, उनको लगता है सब खुद ही कर लेंगे। मतलब मैं तो मेंटोर को बहुत मानता हूँ। इवन मैं क्लास 5 में जो मुझे पढ़ाए हुए हैं सर, क्लास 6 में, आज भी मेरे को मौका मिले, जब भी समय मिले, मैं बिल्कुल गुरु पूर्णिमा हो गया, कभी हो गया, तो मैं जाके मिलता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और काफ़ी उनको भी अच्छा लगता है कि हमारा पढ़ाया लड़का कहीं है, आज काम कर रहा है। तो आपका क्या इस पर राय है कि गुरु का महत्व क्या है, और आपके लाइफ में कौन ऐसे गुरु रहे जिनका आप नाम ले सके? तो हो सकता है ये वीडियो के थ्रू उनके तक ये बातें पहुंच जाए। मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि देश के बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करने का मुझे मौका मिला। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा हो या फिर अपना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हो, फिर दिल्ली के बड़े अस्पताल में मैं रहा। एम्स में सबसे ज़्यादा लर्न करने को मुझे एम्स से मिला वहाँ, क्योंकि इसके पहले ज़्यादा मैं बुक से पढ़ना, खुद पढ़ना, उसमें भरोसा रखता था। जब हॉस्पिटल में आया तब मुझे मालूम चला कि पढ़ने से ज़्यादा समझना, पेशेंट जो है वो सबसे बड़ा टीचर है। वो वैसे ही है जैसे स्पोर्ट्स में आप फील्ड में रहोगे तभी आप सीखोगे, खेलते हुए। आप टीवी पे और इस पे नहीं सीख सकते। साइंस ऐसा ही है कि यदि आप मरीज़ के पास रहोगे, बैठोगे, मरीज़ से बात करोगे, 2-3 लोग आपस में डिस्कस करोगे, हर मरीज़ अलग होता है, वो सिखाता है। वहाँ पे एम्स में डॉक्टर अंजू थी, डॉक्टर प्रताप सरन थे, डॉक्टर राकेश चड्डा थे, काफ़ी सारे कंसल्ट, सीनियर रेजिडेंट्स में थी डॉक्टर अमनदीप, काफ़ी लोग, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। हर आदमी, हर टीचर स्पेशल होता है, उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। आप उनके साथ रहते हैं तो सीखते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जब आप उनके साथ रहते हैं तो उन चीज़ों को उतना वैल्यू नहीं करते। जब आप उनसे अलग हो जाते हो तो पुरानी चीज़ें सब याद आती हैं और उसको भी आदमी याद करता रहता है और इम्प्रूव करता जाता है। तो पूरा लाइफ ही एक लर्निंग कर्व है। आदमी कभी भी सोचे, लर्निंग कभी कंप्लीट नहीं होती। यूनिवर्स में इतना नॉलेज है कि हम 0.01% भी गेन नहीं कर सकते पूरे लाइफ स्पैन में। और अथाह दुनिया है और हर छोटा आदमी आपको कुछ लर्न करा सकता है। जैसे एक कांस्टेबल भी है पुलिस में, वो आपको कुछ सिखा सकता है कि एक तो वो बिहेवियर ट्रेट सीख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी टाइम के साथ लर्न करता है। तो आदमी को अपनी आंखें, कान, नाक कभी बंद नहीं करना चाहिए। आदमी को ज़िंदगी भर
सीखने की कोशिश करनी चाहिए और जो सिखा दे उससे सीखना चाहिए। और तभी आदमी जो है एनरिच होता है, और आदमी जब आप सीखते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, आत्मज्ञान जिसको हम बोल सकते हैं। आत्मज्ञान आता है, तो फिर बाकी लोग भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, वो सही भी बात आपसे है। सिखाते हैं। और कभी भी नॉलेज को रोकना नहीं चाहिए, आप लोगों से बांटिए, लोगों को बताइए, तो आपका उन लोगों की नज़रों में भी रेस्पेक्ट बढ़ता है और आप खुद को भी एनरिच करते हैं। सही बात है। मैं आपके ऊपर जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक चीज़ पाई कि आपने शायद शूट वगैरह भी किया था नक्सल एरिया में। जब आप थे नक्सल प्रभावित एरिया में, तो वहाँ पे शूट वगैरह कर दिया था, उसके बाद आप ही ने हॉस्पिटलाइज भी किया। तो वो क्या मुठभेड़ हुआ था उस समय? 17 मार्च 2017 की बात है। हाँ। दंतेवाड़ा के अरणपुर थाना क्षेत्र में बुड़गू में अति संवेदनशील नक्सल गांव है। हाँ। वहाँ पे करीब 30 से 40 माओवादियों की सूचना थी, उस पर पुलिस फोर्स गई थी। मुठभेड़ हुआ, उसमें 5 माओवादी मारे गए। अच्छा। 2 पुलिस वाले शहीद हुए, 3 पुलिस वाले घायल हुए। उसमें एक माओवादी भी घायल हुआ। तो पहले 3 पुलिस वालों को हम लोग फर्स्ट एड कर रहे थे, क्योंकि मैं डॉक्टर था, तो हुआ तो तुरंत। तो उस लोगों ने बताया फिर वो एक नक्सली भी घायल हुआ है। तो मैंने कहा इसका भी फर्स्ट एड करके इसको भी एम्बुलेंस में भेज दो। तो कहे भाई तो नक्सली है, इसको एम्बुलेंस में कैसे भेजेंगे हम? मैंने कहा नहीं, तो व्यक्ति है, अपना ही देश का नागरिक है, कहीं ना कहीं भटक गया, यदि घायल है तो उसको बचाना हमारा दायित्व है, मेडिकल दायित्व भी है और एक पुलिसिंग दायित्व भी है। उसको भी फर्स्ट एड करके उसी एम्बुलेंस जिसमें 3 पुलिस वाले जा रहे थे, उसमें ये घायल नक्सली भी गया। अच्छा। उसकी जान बच गई। बाद में न्यायालय से उसको 3 वर्ष की कारावास हुआ, उसके बाद छूटा। जब मेरा स्थानांतरण हो रहा था तो ये आए, पूरे परिवार आया था। अच्छा। इसकी शादी भी हो गई, इसके बच्चे भी हो गए। तो कहीं ना कहीं एक खुशी मिलती है कि एक परिवार बच गया। और ये मैसेज भी जाता है गांव में कि पुलिस किसी की हत्या नहीं करना चाहती, पुलिस किसी को मारना नहीं चाहती। जो भी लोग राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के लिए मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, उसी के बाद मैंने सरेंडर प्रोग्राम लोन वराटू अभियान लॉन्च किया वहाँ पे, घर वापसी का। और उसमें करीब 500 से ज़्यादा माओवादी 1 साल के अंदर आत्मसमर्पण किए और मुख्य धारा में जुड़े। और करीब दंतेवाड़ा जो है, जो एक समय जब मैं गया था तो भारत में नक्सल इंसिडेंस में नंबर 3 पे था। पिछले 2 वर्षों में वहाँ कोई नक्सल इंसिडेंस नहीं हुआ। क्या बात। तो कहीं अपने आप में बड़ी सफलता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सर, अभी तक मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत कुछ जाना, और आई होप कि हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी बहुत कुछ सीखे होंगे। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम ऐसे लोगों को सामने लेकर आए जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम अपने अपने फील्ड में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों की मदद हो रही है, सोसाइटी को कुछ मैसेज जा रहा है और उससे लोग भी आगे बढ़ पाए, ऐसा कुछ कर रहे हैं। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि बहुत लोग होते हैं आस्तिक, बहुत लोग होते हैं नास्तिक, ठीक है? तो आपका क्या राय है इस चीज़ में कि भगवान पे आप बिलीव करते हैं, कुछ एनर्जीज होती है, नहीं होती है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? भगवान पे तो बहुत भरोसा है मुझे, क्योंकि कोई ना कोई ताकत तो है जो इस दुनिया को चला रही है। और आस्था ऐसी चीज़ है जिससे बहुत मन में शांति मिलती है। आप बैठ के भगवान को थोड़ा याद कर लें, आंख बंद करके रखें, काफ़ी एक तरह का मेडिटेशन है। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि वही सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं भगवान की जब डंडा चलता है तो हर आदमी नतमस्तक है। और एक डर भी है, एक समाज में डिसिप्लिन भी है। यदि क्योंकि कोई भी धर्म है वो अच्छी चीज़ें सिखाता है। सही बात। सच बोलना, लोगों की मदद करना, गुमान ना करना। तो निश्चित रूप से एक तरह से आप मान सकते हैं एक अल्टीमेट टीचर की तरह है। तो और एक डर भी है, एक ग्रीड भी है, एक डिसिप्लिन भी है। तो हर आदमी को कोई ना कोई आस्था के साथ जुड़ना चाहिए। उससे शांति मिलती है, आदमी को एक रास्ता मिलता है। जब आदमी पथ भ्रमित होता है तो जितने भी रिलीजियस किताबें हैं वो कहीं ना कहीं एक रास्ता आदमी को दिखाता है, किस तरह जीवन को शैली आदमी को रखना चाहिए, कैसे आदमी को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक आप मान सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन बुक टाइप का है। हाँ। तो गाइड की तरह है कि ज़िंदगी कैसे जीना है आदमी को। क्योंकि कहीं ना कहीं महापुरुषों की लिखी हुई जो चीज़ें हैं इंस्ट्रक्शन टाइप का है। तो बहुत आस्था है और दुनिया भर में ऐसी कोई सभ्यता नहीं हुई है जहाँ भगवान ना हो। आप हड़प्पा से लेके मिस्र का कहीं का भी आप कोई खुदाई हुई और कुछ मूर्तियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। जब समुंदर हुआ करता था, नई नई द्वीप, नए नए देश का खोज हुई, ऐसा कोई देश नहीं था जहाँ कोई भगवान ना हो। सही है। कहीं पेड़ को पूजते हैं, कहीं पत्थर को पूजते हैं, कहीं किसी मूर्ति को पूजते हैं, लेकिन पूजते हर जगह हैं। और आस्था का बहुत बड़ा योगदान है अपने मेंटल शांति के लिए, एक रिलैक्सेशन के लिए और एक आगे पथ दिखाने के लिए। ओके,
तो कुल मिला के ऐसा बोला जाए कि एक एनर्जी हमारे पीछे काम करती है, बिल्कुल, जिसको हम नहीं जान पाते। मेरे साथ भी कुछ मिरेकल्स, अगर मैं बोलूँ मिरेकल्स ही, लोग नहीं मानेंगे वो बात अलग है, मगर मिरेकल्स ही मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि करते आप वो हो जो आप चाहते हो, लेकिन होता वो है जो वो चाहता है। कुल मिला के कहीं ना कहीं जैसे आपका भी टर्निंग पॉइंट मेडिकल से अचानक इसमें आ जाना, रास्ता ये हाँ है। हमारा ही बचपन में था कि मम्मी पापा का सपना कि आईएएस, फिर इंजीनियरिंग अचानक टर्न हुआ, फिर ये, और वो देखते देखते हम ये फील्ड में आ गए जो हम काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक पीछे एक जो एनर्जी है, एक ताकत है, वो काम करती है और आपको जाने अनजाने ही सही बट उस रास्ते में लेके चले जाती है जहाँ पे आपको जाना होता है। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करूँगा और जानना चाहूँगा कि कैसा लगा बात करके आपको। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल समय पे आप अनुशासित लोग हैं, समय पे आप आए, आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोग ने पूरे रेफिडेंस को घूम के देखे। निश्चित रूप से जो लोग बाहरी लोग जो इसको देखेंगे व्यूअर्स, जी वो इस घर को भी लाइक करेंगे और निश्चित रूप से काफ़ी लोग जो है एस्पायर, काफ़ी लोगों के मन में बात आएगी सिविल सर्विसेज की तरफ आने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, अनुशासित जीवन के लिए। तो निश्चित रूप से इससे हमारे इस पॉडकास्ट से मुझे बहुत भरोसा है कि काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर मिलेगा। अंतिम ये मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ की फ़िलॉसफी क्या रही है? जैसे होता है ना कुछ निजी नियम होते हैं, तो क्या निजी नियम रहे हैं आपके जिसके बदौलत आप इस काबिल बन पाए, इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं जो लोगों को काफ़ी काम आएगा? डिसिप्लिन है, डेडिकेशन, डिवोशन, जो शुरू से मैंने देखा कि कोई चीज़ सोचा है तो उसको करना है। असफलताएँ क्यों ना बीच में आए, असफलताओं से डरना नहीं है और असफलताओं के बाद लगे रहना। मुझे याद है कि मैं MBBS में 2 बार फेल हो गया था, फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर। मेडिकल में फेल होना बड़ी बात होती है, आप 6 महीने आप सेशन पीछे हो जाता है। मुझे शुरू में बायोलॉजी याद करने में बहुत मुश्किलातें आती थी, लेकिन तभी हिम्मत मैंने कभी नहीं हारा, उसी को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना। और मुझे अच्छा बात है कि जब हमारा MD-MS का एग्ज़ाम हुआ तो पूरे भारतवर्ष में 100 के अंदर रैंक आई और दिल्ली में मुझे MD-MS मिला। तो यूथ से मेरा यही अपील है कि कभी भी निराश ना हो ज़िंदगी में। असफलताएँ तो पार्ट हैं, काफ़ी बार मेहनत करने के बाद भी असफलता हाथ लगती है, आदमी को उससे परेशान नहीं होना चाहिए, वो एक दोबारा और रिजॉल्व के साथ मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने में कभी आदमी को हो सकता है कुछ दिनों तक बस थोड़ा डिफ़िकल्ट रहे, लेकिन सफलता ज़रूर धीरे-धीरे करके सफलता ज़रूर मिलती है। और हर यूथ यदि अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ, एबिलिटीज़ के साथ परफॉर्म करेगा तो 21st सेंचुरी हमारे देश भारत का है, हम नेक्स्ट सुपर पावर के रूप में नजर आएंगे। गुरुओं का देश माना गया है। बिल्कुल। तो सर काफ़ी कुछ जानने मिला, काफ़ी कुछ सीखने मिला। इवन पर्सनली मुझे जो सीखने मिला है मैं डेफिनेटली इसको अपने लाइफ में अप्लाई करूँगा और आशा करता हूँ कि आने वाले 1 साल में आप ये देखेंगे कि आपकी वजह से मैं कहीं पे पहुँचा हूँ, ये डेफिनेटली होगा आने वाले टाइम में। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। आपकी राय मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आपसे बातचीत करना काफ़ी अच्छा लगा, आपका फीडबैक काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और साथ में आपका जो लाइफ जर्नी रहा अभी तक जो आपने सीखा है, समझा है, उससे जो मुझे मिल गया ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको आप थोड़ा सा बता दें कि हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और सॉरी ये थोड़ा मैं मांग रहा हूँ अपने लिए, लेकिन फिर भी अगर आपका एक सपोर्ट बन जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे। सारे 5-6 यूथ लोग हैं जो अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपने काम को करते हैं और मैं सुबह आके पिछले 2-3 घंटे से लगातार इन्होंने काफ़ी मेहनत से इस पॉडकास्ट को तैयार किया है। आप लोग देखें, आपको अच्छा लगेगा। इनके चैनल को व्यू करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे कि ये भी मोटिवेट हो और इनके जैसे और भी लड़के जो है इसमें अच्छा काम कर पाए। बिल्कुल। तो यार थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है इस वीडियो को तो आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ आगे करना चाहते हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सर के साथ काफ़ी कुछ सीखने मिला, आई होप आपने भी सीखा होगा। क्या सीखा आपने कमेंट करके बताइए। मिलेंगे बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ, नए इंसान के साथ, नए इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।